कि फिर देख लो कि सामान्यतः सभी आचार्यों ने समवाय को एक ही माना है। समवाय क्या मानते हैं? सभी आचार्य एक ही मानते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जैसे हमारे चरक संहिता के टीकाकार हो गए आचार्य गंगाधर, उन्होंने दो प्रकार का माना। एक प्रभावकार हो गए, उन्होंने भी अनेक प्रकार का माना। हम पढ़ेंगे हमारे चरक संहिता के जो टीकाकार है, कौन है चरक संहिता के टीकाकार? आचार्य गंगाधर। आचार्य गंगाधर उनको पढ़ेंगे। तो उन्होंने माना है नित्य समवाय अनित्य समवाय। भाई मैंने कितनी बार बता दिया, नित्य समवाय क्या है? जो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। अनित्य समवाय क्या है? जो थोड़े समय के लिए प्रेजेंट रहेगा। बस यही है समवाय, नित्य समवाय अनित्य समवाय। अब पढ़ते हैं हम समवाय को स्वतंत्र। समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ मानने में युक्ति, मतलब समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ क्यों मान लिया? जो हमारे छह पदार्थ है, सामान्य विशेष द्रव्य गुणकर्म, इनमें से एक मान लेते, इनमें से अंदर जोड़ देते, उसको एक अलग से पढ़ा है, अलग से मानना है। क्यों मानना है देख लेते हैं। समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। इसका यह तर्क है कि यदि द्रव्य और गुण सत्य है, मतलब द्रव्य के अंदर गुण प्रेजेंट है, सत्य मतलब प्रेजेंट है, तो दोनों का संबंध समवाय भी सत्य है। तो दोनों का जो संबंध है वो समवाय भी सत्य है। अनसमवाय को स्वतंत्र पदार्थ माना जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि द्रव्य में क्या है? द्रव्य में गुण है। द्रव्य में क्या है? द्रव्य में गुण है, और द्रव्य में गुण प्रेजेंट है, तो समवाय संबंध है। यानी समवाय संबंध है, यानी कि समवाय को हम एक स्वतंत्र पदार्थ मान सकते हैं। इनका कहने का मतलब ये है। जैसे समवाय को अन्य पदार्थों में सामविष्ट मतलब उनमें अंश के अंदर उनमें जोड़ा नहीं जा सकता, सामविष्ट नहीं किया जा सकता। इस द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और अभाव के अंतर्गत समाविष्ट नहीं किया जा सकता। अंश समवाय को एक स्वतंत्र पदार्थ मानना युक्ति करता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो समवाय है उनको ना ही हम द्रव्य के अंदर रख सकते हैं, ना ही हम गुण के अंदर रख सकते हैं, ना ही कर्म के, ना सामान्य के, ना विशेष के। तो उनको क्यों ना एक अलग से पदार्थ मान लिया जाए, फिर उसको एक अलग से पदार्थ मान लिया गया है। ठीक है।